बैलेंस शीट के सारे कंटेंट्स हम कर चुके हैं। बैलेंस शीट के बाहर आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। मतलब बैलेंस शीट के बाहर इन द सेंस, इसको बोलते हैं इट इज शोन एज अ फुट नोट। इट इज शोन एज अ फुट नोट। तो कंपनीज के केस में मतलब नॉर्मली लास्ट में एसेट्स और लायबिलिटीज हो चुके हैं, उन दोनों के टोटल हो चुके हैं, उसके बाहर नीचे एज अ फुट नोट अलग से शो किया जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। दो अलग अलग कैटेगरीज बना दी उन्होंने। कंटिंजेंट लायबिलिटी अलग है, कमिटमेंट अलग है। मीनिंग ऑफ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी: कंटिंजेंट liability which may or may not arise, liability which may or may not arise, liability which depends upon future uncertain events, may or may not arise, therefore it may or may not arise, इसलिए उसको एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं माना जाता, कंटिंजेंट लाइबिलिटी माना जाता। आप होमवर्क करके नहीं आए, ठीक है ना, फिर मैंने आपको प्यार से चांटा मारा, तो आपने प्यार से मेरे पे केस कर दिया। अब केस चल रहा है, ठीक है ना, अब केस चल रहा है, तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, कोई एविडेंस? नो एविडेंस। आपका एविडेंस ये, या कोई भी मेरे एविडेंस ये सारे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो भी है, अभी केस चल रहा है। आपने केस कर दिया 10 लाख रुपए का और 10,000 रुपए का, दैट इज इमटेरियल। पॉइंट इज कि आपने केस कर दिया, केस चल रहा है। हो सकता है मैं केस जीतूंगा, हो सकता है मैं केस हार जाऊंगा। अभी मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अभी मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस, एक गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है कि आपके इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि क्या कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है कि नहीं। तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। आप कह रहे हो कि आपने मेरे से पैसे लेने हैं, मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई पैसे वैसे नहीं देने, तो आपने मेरे पे केस कर दिया। केस चल रहा है, केस चल रहा है। तो जब तक वो केस चल रहा है, वो क्या मानी जाएगी? एक कंटिंजेंट लायबिलिटी। इट मे और मे नॉट अराइज। एक्सक्यूज मी। क्लियर है फर्स्ट एग्जांपल? एक और एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी का ही। मैंने आपको सामान बेचा, आपने कहा पैसे नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बिल साइन कर दो। तो आपने एक बिल एक्सेप्ट करा, मेरे पास आ गया बिल रिसीवेबल। क्या आ गया मेरे पास? बिल रिसीवेबल। मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने वो बिल दे दिया बैंक को। मैंने वो बिल दे दिया किसको? बैंक को। मुझे पैसों की जरूरत थी, तो ये जो प्रोसेस है बैंक को बिल दे देना, बैंक से पैसे ले लेना, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। क्या कहते हैं इसको? डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। बचपन में भी सीखा था, सुना था, हाँ सर, और डिलीट भी कर दिया था। तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल होता है कि आपके पास एक बिल रिसीवेबल पड़ा था, आपने बैंक को दे दिया, बैंक से पैसे ले लिए, अब वो बिल हो गया बैंक का। मैंने आपको सामान बेचा था, मेरे पास बिल आया, मैंने बैंक को बिल दे दिया। अब बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, मेरा तो नहीं है। जब बिल मैच्योर होगा तो पैसे किसको मिलेंगे, मुझे या बैंक को? बैंक को। बिल तो बैंक के पास पड़ा है ना, मेरे को थोड़ी ना मिलेंगे, मेरे को तो पैसे मिल चुके हैं। पैसे मिलेंगे बैंक को। लेकिन जब मेच्योरिटी का टाइम आया, तो बैंक गया ड्रॉर के पास जिसने वो बिल दिया था, उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो बिल हो गया डिसऑनर। क्या हो गया बिल? डिसऑनर। तो अब बैंक किससे पैसे रिकवर करेगा? मुझसे। तो अगर आपने कोई बिल डिस्काउंट करा रखा है और अभी तक वो मेच्योर नहीं हुआ है, तो इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि आपको पैसे देने पड़ जाए, हो सकता है कि आपको पैसे देने पड़ जाए अगर दूसरा बंदा डिफॉल्ट करता है तो। क्या वो अभी आपकी लायबिलिटी है? नहीं है, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी है। yes. तो ये होती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। Contingent liabilities and commitments. Contingent liabilities are those liabilities which may or may not arise because they are dependent on event happening in future. They are based on future uncertain events. For example, a claim is filed against the company in a consumer court. Case चल रहा है. The court may hold the company at fault and it may impose a penalty. It may happen otherwise also कि आप केस जीत जाओ, कोई पैसे नहीं देने। Whether the company has a liability or not is dependent on the court order. ये एक एग्जांपल है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट
कंपनी कह रही है मैंने कोई पैसा नहीं देना, बट क्लेम है तो केस चल रहा है। क्लियर? Interesting example, proposed dividend for the current year. Proposed dividend for the current year is also shown as a contingent liability. Proposed dividend, ध्यान से देखना, आपका फाइनेंशियल ईयर है, अभी पीछे कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उसको बोलेंगे हम 2022-23। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 22। कब एंड हुआ? 31 मार्च 23। अब इसके बाद ही तो इसकी एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग। क्या होती है? शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग क्या होती है? शेयर होल्डर्स मीटिंग। जो 22-23 का प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड मतलब इतना डिविडेंड आप देना चाहते हो, कंपनी डिविडेंड, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द शेयर होल्डर्स, उसका अप्रूवल मिलता है एजीएम में जाके। एजीएम क्या 31 मार्च 23 से पहले होगी या 23 के बाद? मेगा पॉसिबल ही नहीं ना 23 से पहले होना, तो क्योंकि वो तो सर ईयर एंड होगा, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, आपका ऑडिट होगा, उसके बाद आप शेयर होल्डर्स के साथ रिजल्ट शेयर करेंगे। बट प्रॉफिट क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड है कैलकुलेशन, तो उसको बोलेंगे प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 22-23, उस साल पे बेस्ड है ना। तो जो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करेंट ईयर है, करेंट ईयर 22-23, अभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी प्रेजेंट करने वाले हो? 22-23। तो आपके लिए करेंट ईयर क्या है? 22-23। 22-23 का जो प्रपोज डिविडेंड है उसका अप्रूवल कब आएगा? 22-23 में आ जाएगा या 23-24 में आएगा? क्योंकि एजीएम में ही आएगा, एजीएम तो होगी नेक्स्ट ईयर। पॉसिबल नहीं है ना 31 मार्च से पहले उसके फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज करना, पॉसिबल ही नहीं है। सो द पॉइंट इज कि अगर 22-23 का कोई प्रपोज डिविडेंड है भी, डिविडेंड प्रपोज, हमारा प्रपोजल है कि इतना डिविडेंड हम देना चाहते हैं, क्या उसका अप्रूवल आया अभी? तो क्या देना पड़ेगा जब तक अप्रूव ना हो जाए? देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। बट 22-23 में भी एक एजीएम हुई होगी, वो किस साल के प्रॉफिट्स, किस साल के फाइनेंशियल्स के लिए हुई होगी? 21-22, उसको बोलते हैं ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर है, क्या वो करंट ईयर में पे किया जाएगा? जो पिछले साल का है वो तो पे किया जाएगा, जो करंट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा, क्योंकि जब अप्रूवल आएगा तभी दिया जाएगा। तो द पॉइंट इज proposed dividend for the current year is a contingent liability because it is subject to approval by the shareholders who may reduce the amount of dividend। कहेंगे कि नहीं नहीं यार इतना मत दो, बिजनेस में रिटेन करो, एक्सपेंशन में यूज करो। अप्रूवल आता है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स मीटिंग। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? पक्का? एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड, contingent liability is not recorded in the books of accounts, but it is only a disclosure, it is disclosed, it is disclosed in the notes to accounts for information of the users, it is shown as a disclosure, it is shown as a disclosure। कोई doubt? Claims against the company not acknowledged as debt bill receivable discounted from bank not yet due for payment, मतलब not yet matured। ये दोनों एग्जांपल क्लियर है? प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, ये भी क्लियर है? अदर क्लेम्स फॉर विच द कंपनी इज कंटिंजेंटली, कह रहा है और कोई अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो वो यहाँ आ जाए। मीनिंग एंड एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी क्लियर? कोई भी डाउट? कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स देने तो पड़ेंगे। कमिटमेंट्स है कैसे कि कभी ना कभी तो ये देने ही पड़ेंगे, कब पता नहीं, बट कभी ना कभी देने पड़ेंगे। estimated amount of contract remaining to be executed on capital account and not provided for, not provided for the सर देने पड़ेंगे, तो प्रोविजन यही तो होता है कि लाइबिलिटी तो है बट द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी एसरटेन्ड विद एक्यूरेसी, उसके लिए तो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं।
तो वही बता रहा है नॉट प्रोवाइडेड फॉर, मतलब आपने कोई ऐसी चीज है जिसके लिए प्रोविजन नहीं क्रिएट किया हुआ, उसकी बात हो रही है। प्रोविजन क्रिएट कर दिया तो वो तो प्रोविजन में आ रहा होगा, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसके लिए आपने प्रोविजन नहीं क्रिएट किया, उसकी बात हो रही है। अब ध्यान से देखना, आपको प्रोजेक्ट मिला मेट्रो का फ्लाईओवर बनाने का, आपको प्रोजेक्ट मिला मेट्रो का फ्लाईओवर बनाने का, यहां से पहलापुर से लेके साकेत तक का बनाना, ठीक है ना। आपको प्रोजेक्ट मिल गया, कितना शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है? इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एटलीस्ट 3 to 5 years, जिसमें से अभी 1 साल हो भी चुका है और ऐसा लग रहा है कि कब होगा ये खत्म। पॉइंट इज इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अब जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कोई इंसिडेंट नहीं हुआ लेकिन आप टाइमली कंप्लीशन नहीं कर पाए, तो भी आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं। जितना जितना परसेंटेज कंप्लीट होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग होती है, जितना परसेंट कंप्लीट होता रहता है ना, उतनी परसेंट आपकी लाइबिलिटी वेव ऑफ होती रहती है। बट जितना बचा है उतनी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है टू सम एक्सटेंट, यस और नो। और आपको वो काम करना ही करना है, उससे बच नहीं सकते, आप उस काम से बच नहीं सकते, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंस अराइज हो सकते हैं। तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब एक हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बात हो रही है, नॉट येट प्रोवाइडेड फॉर। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा कमिटमेंट्स में। ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट करना पड़े या ना करना पड़े? ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए वो कमिटमेंट्स की कैटेगरी में आता है कि अरे करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नहीं पता कि उसमें अब एडिशनल आपके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कोई कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी, कमिटमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। बट स्टिल इट इज नॉट अ फिक्स लाइबिलिटी, इसलिए वो बैलेंस शीट का बाहर ही आ रहा है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड। अब इन सब चीजों में आपको वो काम आएंगे जो मैंने एक्स्ट्रा बातें करा रखी है। फॉर एग्जाम्पल शेयर 10 रुपए का है, पार्ट्स में पैसा मांगती है कंपनी। अभी कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी, फाइनल कॉल 3 रुपए थी, तो मैंने आपको एक टर्म कराई थी कॉल्ड अप कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल? कॉल्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने अभी पैसे मांगे ही कितने, तो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने अभी 7 रुपए ही मांगे थे, तो अनकॉल्ड कितना हो गया? 3 रुपीज। 10 रुपए का अगर शेयर है, 7 कॉल्ड अप है, तो अनकॉल्ड हो गया 3 रुपीज। शेयर्स आपने इशू नहीं करे हुए, आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है दूसरी कंपनी में, आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है आपकी। अगर आपने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और अभी कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे, 3 रुपीज अनकॉल्ड है, तो वो 3 रुपीज कंपनी कभी भी मांग सकती है, यस और नो? कब मांगेगी आपको नहीं पता, कमिटमेंट है आपकी, क्योंकि आप शेयर्स होल्ड करते हो, नहीं दोगे तो आपके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए जाएंगे, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, कब पता नहीं, तो इसलिए उसको वो नहीं दिखाते वहां पे लाइबिलिटीज में, कमिटमेंट्स में दिखाते। क्लियर? अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स। अदर कमिटमेंट्स नेचर टू बी स्पेसिफाइड। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव dividend, arrears of fixed cumulative dividend on preference shares, on preference shares। क्या होता है कि शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है, इज इट अ मैंडेटरी पेमेंट? इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है, इज इट अ मैंडेटरी पेमेंट? इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड मैंडेटरी नहीं होता, कंपनी के सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी डिविडेंड देगी, नहीं तो नहीं देगी। बट प्रेफरेंस शेयर्स दे कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, उनका नाम ही होता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो परसेंटेज है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो रेट ऑफ डिविडेंड है। क्या है वो? रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो बट क्या डिविडेंड एक मैंडेटरी पेमेंट होती है? नो, इट इज नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट। अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है। बट सर फिर फायदा ही क्या हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का? तो प्रेफरेंस शेयर्स का ये फायदा होता है कि अगर 14% प्रेफरेंस डिविडेंड है तो 14% डिविडेंड देना ही पड़ेगा,
बट सर आपने तो बताया डिविडेंड कंपलसरी पेमेंट नहीं होती। कह रहे अभी प्रॉफिट्स नहीं है, कोई बात नहीं, अभी मत दो, ये अक्यूमुलेट होता रहेगा, जितने भी एरियर्स हैं वो अक्यूमुलेट होते रहेंगे। जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तो आपको पुराने एरियर्स भी प्रेफरेंस डिविडेंड के देने पड़ेंगे, आपकी कमिटमेंट है। तो एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड फिक्स्ड, क्योंकि वो एक फिक्स परसेंटेज का होता है, तो एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड आपकी एक कमिटमेंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स में आता है। इंपॉर्टेंट है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स के सारे आइटम्स अच्छे से याद हो।